Hello, I'm Shakti Verma from Design Gateway. Today I'm going to tell you about fashion designing, why we should have to opt fashion designing. Okay. So we offered like few courses like MBA, BWalk, Master Diploma, Professional, Dressmaking Diploma, Dressmaking course, Fashion CAD. Okay. कौन कौन कर सकते ओके तो इसमें आप जो भी लोग बच्चे जो बी वॉक के लिए मैं अगर मैं बात करूं तो बी वॉक आपके 12th पास बच्चे कर सकते हैं और एमबीए कोई करना चाहता है तो वो ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है और मास्टर डिप्लोमा तो कोई भी बच्चा कर सकता है इवन लाइक इफ़ अगर वो घर में भी है और वो चाह रहा है कि कोई चीज़ हमें करनी है, कोई नई चीज़ ऑप्ट करनी है तो ड्रेस मेकिंग डिप्लोमा और प्रोफेशनल और मास्टर्स आफ्टर 12th कोई भी कर सकता है। अब मैं बात करती हूँ हमारे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के मास्टर्स के कोर्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलेंगे कि फंडामेंटल ऑफ फैशन डिज़ाइन। फंडामेंटल ऑफ फैशन डिज़ाइन के अंदर हमारा पहला पार्ट टॉपिक हम जो समझाते हैं वो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है कि एक डिज़ाइन को बनाने से पहले हमें कौन कौन से एलिमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है लाइक डिज़ाइन शुरू करने से पहले। तो इसका ऐसे समझ सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन जो हैं वो लाइंस हैं, लाइंस को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो ये आपके चेक्स बन जाते हैं। फिर इसमें आपके कुछ शेप्स आते हैं, शेप्स दो टाइप के होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल शेप्स तो आपको ऐसे समझ लीजिए सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। लेकिन इनको जब हम कोई भी कॉर्नर्स को जब हम ब्लेंड कर देते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक शेप में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, फ्लावर, लीफ, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक शेप्स। स्पेस को हम ऐसे समझा सकते हैं कि स्पेस जो है अगर हम कोई एक डिज़ाइन बना रहे हैं और उस डिज़ाइन में हमें कहीं पे पूरा भरा हुआ अगर डिज़ाइन बना देंगे और तो बहुत ही हौच पौच लगेगा। इवन ऑल ओवर डिज़ाइंस होते हैं पर अगर हमें स्पेस देनी है तो हमें दो मोटिव्स के बीच में कुछ स्पेस देने की, मोटिव मतलब दो डिज़ाइंस के बीच में थोड़ी सी जगह देने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ एम्फेसिस हो सके, वो दिख सके और हम उसको पहचान सकें। कलर व्हील में हमारे बेसिक प्राइमरी 3 कलर्स होते हैं जिससे हम सेकेंडरी कलर बनाते हैं और जिससे हम टर्शरी कलर बनाते हैं। ओके तो प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो आपके ऐसे समझिए कि वो बेसिक कलर्स होते हैं, वो ह्यूज़ हैं जिनसे हम सेकेंडरी कलर्स लाइक कि अगर आपका रेड येलो ब्लू है तो रेड येलो ब्लू से मुझे ग्रीन पर्पल एंड ऑरेंज बनाना है तो वो आपका बनेगा इन्हीं प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर करके। तो ये हम कलर व्हील्स पढ़ाते हैं। कलर व्हील में कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं ये भी बताया जाता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम मतलब कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट कौन सा कलर है, तो जैसे रेड के अपोजिट ग्रीन कलर है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम है। इसी तरह से 10 टोन शेड्स लाइक कि एक कलर को हम कितने शेड्स में या कितने टोन में बदल सकते हैं। तो अगर हमने रेड वैल्यू ली और उसमें अगर हमने वाइट की परसेंटेज बढ़ाई तो वो लाइटर होता चला जाएगा। अगर हमने उसमें ब्लैक की परसेंटेज बढ़ाई तो उसकी ब्लैक की कंसिस्टेंसी की वजह से वो डार्कर होता चला जाएगा। इवन इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि उसी एक ह्यू में अगर हम ग्रे का कलर डालते चले जाते हैं तो वो न्यूट्रल के सारे टोन्स हो जाते हैं। तो ये आपके कलर के बारे में आपको इस तरह से बताया जाएगा और कहाँ कौन से कलर यूज़ होते हैं, कौन से कलर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अभी तो मैंने आपको मेथड बताया कि कैसे कलर्स बनते हैं और किस किस मेथड से कलर्स को बनाया जाता है। ठीक है। टेक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम आँखों से देख सकते हैं कि हाँ कुछ दरदरा लग रहा है, कुछ रफ़ लग रहा है, और एक ऐसा जिसे हम फील करते हैं। तो जो फील करते हैं वो हमारे लाइक दिख भी रहे हैं, फील भी हो रहे हैं। पर कुछ ऐसे हैं जैसे कि 3D टाइल्स होती हैं जो दिखने में लगता है कि ऊपर नीचे हैं लेकिन जब उनको टच करते हैं तो वो स्लिपरी होती हैं। तो ये टेक्सचर एक विजुअली और एक आपका फील करने वाला।
अब हम इसी में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्रिंट पैटर्न्स। प्रिंट पैटर्न्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पैटर्न जो उनको हम वीव करके निकलता है। वीव मतलब जिन कपड़ों धागों को बुन के एक सर्कल बन जाए, एक जैसे कैमोफ्लेज बन जाए, जैसे ABCD लिखा हुआ कोई कपड़ा है, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पिक्चर, कोई भी पैटर्न बना है, उसको कितनी तरह से प्लेस किया जा सकता है एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए, उनके प्लेसमेंट के रूल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, इससे ही नया डिज़ाइन बनता है। ठीक है, तो प्रिंट और पैटर्न को ऐसा समझ लीजिए ना कि प्रिंट जितने भी टाइप के होते हैं उनको डिफरेंट तरह से हम प्लेस करके एक नया पैटर्न बना सकते हैं। बाकी अब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की बात करते हैं, तो जिन एलिमेंट्स को हमने यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाया है, उन डिज़ाइन पे हम कौन से प्रिंसिपल यूज़ करके उनको और एक अट्रैक्टिव या बैलेंस्ड या एक एक्यूरेट डिज़ाइन को बनाया जा सके, उसके लिए हम प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे यहाँ पे डिज़ाइन में दिखाया गया है कि इस तरफ एक ही शेप का ब्लैक है और एक शेप का वाइट है और बीच में ग्रे है, तो ये बैलेंस है। अगर पूरा जो है पूरी तरफ लाइक इसके 3 पार्ट्स में मैं बोलूँ अगर 3/4 पार्ट में हम ब्लैक कर दें और 1 पार्ट में हम वाइट कर दें, तो ये क्या होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस नहीं रह जाएगा। बैलेंस जितने मतलब जिस प्रोपोर्शन में लेफ़्ट साइड कोई चीज़ बनी है उसी प्रोपोर्शन में राइट साइड या इधर अप एंड डाउन साइड, तो वो बैलेंस है, मतलब दोनों तरफ से इक्वल है, तो वो बैलेंस है। एम्फसिस, जब किसी डिज़ाइन में हम कोई चीज़ दिखाना चाह रहे होते हैं, अब वो फ्रिल के द्वारा भी दिखा सकते हैं, उसको हम सीक्वेंस द्वारा भी दिखा सकते हैं, मोटिव द्वारा भी दिखा सकते हैं, और कोई एम्बलिशमेंट के द्वारा भी दिखा सकते हैं, तो वो ये क्या है, ये एम्फसिस कर रहा है। लाइक एक प्लेन ड्रेस आपकी है जिसमें यहाँ पे फ्रिल से एम्फसिस किया गया है, तो सारा फोकल पॉइंट, सारा दिखने का जो नज़रिया है वो पूरा एम्फसिस पे जा रहा है। रिदम, जब हम किसी चीज़ में एक मूवमेंट, एक फ़्लो दिखा रहे होते हैं, एक कंटिन्यूअस रेंज दिखा रहे होते हैं, तो वो रिदम होता है। ठीक है, जैसे कि इस फ्रिल में हम फ्रिल में एक मूवमेंट शो कर रहे हैं, दैट इज़ रिदम। रिदम अनइवन हो सकता है, रिदम कैन बी इन नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, रिदम इज़ कैन बी इन मूवमेंट बट नॉट इन ऑर्डर। यूनिटी की अगर मैं बात करूँ, तो यूनिटी जब कोई 2-3 चीज़ें मिल के एक चीज़ बन रही होती है और वो इक्वली बैलेंस्ड होती है, दैट इज़ यूनिटी। रिपीटिशन, किसी भी एक डिज़ाइन को जब हम मल्टीपल टाइप रिपीट करते रहते हैं, दैट इज़ रिपीटिशन। ओके, मूवमेंट, जब कोई लाइन एक जगह से मूव करके वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, वेव पैटर्न में या फिर कर्व पैटर्न में मूव कर रही होती है, दैट इज़ मूवमेंट। ठीक है, दैट मूवमेंट कैन बी इन लाइक हम वेव को भी मूवमेंट की तरह से लिख सकते हैं। हम मूवमेंट जब जिसमें कोई चीज़ कंटिन्यूटी दिख रही होती है, दैट इज़ मूवमेंट। कंट्रास्ट की बात करें, ये कलर वाइज भी हो सकता है, ये डिज़ाइन वाइज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू को कंबाइन करके दिखाया गया, तो वो कंट्रास्ट कर रहा है एक दूसरे को। अगर हम ब्लू में लाइट ब्लू कर ले तो वो कंट्रास्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ हाईलाइट करेगा। यहाँ ये चीज़ कंट्रास्ट कर रही है। स्केल एंड प्रोपोर्शन, स्केल हमें प्रोपोर्शन से ये समझ में आता है कि रेशियो 3/4 और 1/4 का रेशियो क्या है, 3/4 एंड रेस्ट 0.1/4 का रेशियो क्या है, कौन से ड्रेस को हमें किस प्रोपोर्शन से पहनना चाहिए। जैसे अगर हम प्रोपोर्शन से ये समझ सकते हैं कि एक कलर की वैल्यू को हम किस रेशियो में रखें ताकि वो बहुत ज़्यादा हेवी ना लगे। ठीक है, जैसे हम पूरी ड्रेस अगर ब्लैक कर दे तो वो थोड़ी सी लाइक बैलेंस नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम करें कि हमने 0.25 हमने जो है अगर रेड कर दिया, रेस्ट 0.75 हमने अगर ग्रीन कर दिया, तो वो जो रेशियो है ना वो प्रोपोर्शनेट कहलाएगा। प्रोपोर्शन शुड बी डिवाइडेड बाय सेम साइज ऑल्सो और डिवाइडेड बाय 3/4 साइज ऑल्सो। ना फैशन इलस्ट्रेशन में हम लोग आपको इनिशियल स्टेज से ब्लॉक फिगर्स से लेके फ्लैशिंग, रेंडरिंग, ड्रेपिंग, ये सारे टॉपिक कवर करते हैं। और इसमें हम
आपके बेसिक डिटेलिंग भी कवर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने नोज़, आइज़, ईयर्स, हेयर स्टाइल, फुटवेयर, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेलिंग में कवर करते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा शार्पनेस पे काम करने को आए। देन वी विल गो फॉर द मल्टीपल डिज़ाइन, मूवमेंट, स्टाइलाइज फिगर, आफ्टर दैट द रेंडरिंग अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। तो ये आपका फैशन इलस्ट्रेशन का पार्ट होता है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमको तरह तरह के फैब्रिक को कैसे रेंडर किया जाता है। जैसे कॉटन का रेंडर करने का लुक क्या होता है, जॉर्जेट को रेंडर करने का लुक क्या होता है, बनारसी को रेंडर करने का लुक क्या होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दिए गए हैं कि एक नेट दिखता कैसे, एक सीक्वेंस कैसे दिखता है, एक प्रिंटेड फैब्रिक कैसे दिखता है, ये चीज़ दिखाई गई। एक हल्के फैब्रिक में कितनी फॉल आती है, ये भी सिखाया जाता है। फैशन इलस्ट्रेशन का मैंने कहा ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम मूवमेंट सिखाते हैं। ये फ्रंट व्यू के सारे मूवमेंट्स हैं। यहाँ पे हेयर स्टाइल्स को डिफ़ाइन किया गया है, डिटेलिंग कराई गई है, आई डिटेलिंग कराई गई, ज्वेलरी पे भी काम किया गया कि अगर कभी किसी बच्चे क्रोकी पे या फिर उस पे हमें अगर हमें इलस्ट्रेशन आता है तो हमें छोटी छोटी डिटेल्स करनी भी आनी चाहिए, जिसके लिए हम ज्वेलरी पे भी थोड़ा बहुत एक्सेसरीज़ पे भी जाते हैं। फुटवेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने क्रोकी या फिगर बनाया है और आपने उसमें ड्रेस बनाई है, अगर आप उसको फुटवेयर से एम्बलिश नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस लगती है। तो द इन इलस्ट्रेशन एक्सेसरीज ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ हिस्ट्री में लाइक बेसिक की सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। जैसे कि ग्रीस में कौन सा फैशन था और आपका इजिप्ट में कैसा फ़ैशन था, फिर रोम में कैसा फ़ैशन था, जापान में कैसा फ़ैशन था, चाइना में कैसा फ़ैशन था। ये सारी चीज़ें पीछे की पढ़ाई जाती है, ताकि क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री पढ़ोगे नहीं, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तो आप नया डिज़ाइन नहीं डेवलप कर सकते। इसलिए नया डिज़ाइन जब डेवलप करना होता है, उसके लिए एक डिज़ाइनर का पहला काम क्या है, जैसे एक वर्ड सुना ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हिस्ट्री में जब भी जो चीज़ पहनी गई है तभी जाके वो कन्वर्ट होके नई डिज़ाइन में आ जाती है। जब तक आप पीछे की चीज़ नहीं पढ़ोगे तब तक आप नया कुछ इन्वेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टाइलिंग के कुछ पार्ट को किया गया है कि एक साड़ी को कितने स्टाइल से पहना जा सकता है, एक लहंगे को कितने स्टाइल से पहना जा सकता है। नॉर्मल अब यहाँ पे साड़ी एग्जाम्पल है, लहंगा एग्जाम्पल है, बट दिस इज़ आर एथनिक वेयर। बट यू कैन गो फॉर स्कर्ट, टॉप एंड श्रग ऑल्सो, कि आप इनको किस तरह से कितने कितने टाइप से वेयर कर सकते हैं और उस स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग आपको कैसा मेकअप, कैसी हेयर स्टाइल, कैसे ज्वेलरी एंड कैसे एक्सेसरीज़ को कैरी करना है। दीज ऑल टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टाइलिंग। This is a theme work which we go like how you have to take inspiration। आप किसी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस थीम में स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया है इंडियन सिंबल, इंडिया का सिंबल है लोटस। इस लोटस अगर मैं बोलूँ ना कि इंडियन सिंबल इज़ लोटस, तो इस लोटस से इंस्पायर होके कुछ डिज़ाइन कलेक्शन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कैसा फैब्रिक लेना चाहिए, कैसे कपड़े लेने चाहिए, कैसी सिल्वेट आनी चाहिए, कैसे एम्बेलिशमेंट होना चाहिए, इन सारे पार्ट्स को सोच के, दिमाग लगा के, फिर उसके अकॉर्डिंग पैटर्न डिज़ाइन करके, स्केच करके, उनके टाइप्स ऑफ स्केचेस को एक रेंज तैयार करके, फिर उसके बाद उन रेंज में से जो आपको बेस्ट लग रहा है उसका पैटर्न प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फ़ोटोशूट करवा के फाइनल करते हैं। दैट इज़ योर थीम वर्क। नाउ वी कवर फैशन मैनेजमेंट ऑल्सो। फैशन मैनेजमेंट में एक कंपनी में कैसे काम होता है, कैसे सिस्टम से काम होता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप लाइक फैशन मैनेजमेंट में आप एक ये पार्ट भी पढ़ते हो कि ये फास्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, ट्रिम्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के कैसे एक कलर को फोकास्ट करके निकाला जाता है। लाइक इसको बोलते हैं फैशन फोकास्टिंग, फॉर कलर और फॉर सिल्वेट और फॉर डिज़ाइन। ओके, ये जैसे कि अगर मैं 25 चल रहा है तो 26 में क्या पहना जाएगा, ये अभी ही फोकास्ट कर दिया जाता है, ताकि ये एक रिसर्च टीम होती है जो इस चीज़ को एनालाइज करके और एक रिज़ल्ट देती है। अब नाउ वी टेल अबाउट इन मैनेजमेंट वी कवर दैट विजुअल मर्चेंडाइजिंग ऑल्सो। विजुअल मर्चेंडाइजिंग लाइक एक स्टोर है अगर, तो उस स्टोर को, लोगों को, विंडोज़ को कैसे रखना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, पर इवेंट वाइज, पर डे वाइज या पर सीज़न या मंथ वाइज कैसे विंडो को अट्रैक्ट करके कस्टमर को
खींचा जाए, अट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो शॉपिंग के लिए आएँ और एक सिर्फ एक्सपीरियंस करें कि हाउ पीपल आर जस्ट लुकिंग दैट हाउ टाइप विच ओकेजन इज़ गोइंग। ये भी प्रोडक्ट होता है। लाइक अगर विंडो बनी हुई है तो उसमें ये भी प्रोडक्ट हो रहा है ना कि लाइक होली में कलर्स बने होंगे, मल्टीपल कलर्स यूज़ होंगे, लाइक क्रिसमस में सब कुछ रेड रेड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मंथ वाइज, सीज़न वाइज आपका विंडोज़ को अलाइन किया जाता है। दिस इज़ वेरी बिग टास्क। नाउ वी कवर थ्योरी टेक्सटाइल साइंस। टेक्सटाइल साइंस में हम थ्योरी भी कवर करते हैं कि एक कपड़ा बनने से पहले की प्रोसेस क्या होती है, ये फ़ाइबर कहाँ से आता है, ये मैन मेड है, ये नेचुरल है। नेचुरल है अगर तो नेचुरल के प्लांट्स सेलुलोजिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपके प्रोटीन फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर में वॉर्म से सिल्क बनता है, स्किन से फर बनता है। तो ये सब आपके क्या हो गए, नेचुरल फाइबर्स हो गए। अब इसी तरह से मैन मेड होंगे तो मैन मेड में कुछ केमिकल्स को मिला के अलग अलग फैब्रिक बनते हैं जिसमें मॉइस्चर की वो परसेंटेज कम होती है और ब्रीथेबल नहीं होते हैं मैन मेड फैब्रिक। लेकिन जब लॉन्ग ड्यूरेबल की बात की जाती है तो हम मैन मेड की तरफ ही जाते हैं। ये चीज़ आपको कवर की जाती है। उसके अलावा हम इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं कि आपको एक बेसिक फैब्रिक दिया गया है, अब उस बेसिक फैब्रिक पे हम क्या क्या कर सकते हैं तो हम आपको करना बताएंगे कि हम पेंटिंग कराते हैं मल्टीपल टाइप की। इंडियन टेक्सटाइल में मल्टीपल टाइप की पेंटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मधुबनी, वर्ली, फाड़, जेमिनी रॉय पेंटिंग। तो ये सब आपके टाइप ऑफ कलमकारी, ये सब आपकी टाइप्स ऑफ पेंटिंग है जो कि फैब्रिक पे की जाती है ताकि उसको एक नए रूप में जाना जाए। फिर हम बात करते हैं कि इन कपड़ों को वीव कैसे किया जाता है। तो हम आपको डिफरेंट टाइप की वीव्स कराते हैं। जैसे कि डेनिम को ट्विल वीव से बनाया जाता है, जैसे कि नॉर्मल कॉटन को प्लेन वीव से बनाया जाता है। तो उसके सैंपल बनाए जाते हैं, उसका ग्राफ क्या होता है, उसके पैटर्न बनाए जाते हैं। ठीक इसी तरह से टेक्सटाइल प्रैक्टिकल्स में हम स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, टैटिंग, क्रॉचेट, निटिंग, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। इवन अब मैं बात करूँ पेंटिंग एंड डाइंग। पेंटिंग कर दी, आर्ट्स आ गई, डाइंग कर दी तो आपका टाई एंड डाई, बाटिक, ये सब आपके डाइंग प्रोसेस में आ गए। देन हम ब्लॉक करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग, तो ये आपका ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग आ गया। तो ये आपका टेक्सटाइल का पार्ट हम कवर करते हैं। अब बात आती है पैटर्न मेकिंग की। पैटर्न मेकिंग अपने आप में ऐसे समझ लीजिए कि वॉट एवर यू आर स्केचिंग, वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन योर थीम वर्क, वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन योर इलस्ट्रेशन, यू आर ट्राइंग टू मेक एनीथिंग, आप जो बनाना चाह रहे हो उसको हम कैसे बनाते हैं प्रोसेस। तो हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, उसको हम पहले मॉडल पे सिखाते हैं, मतलब डमी पे सिखाते हैं, फिर हम लाइव बॉडी मेजरमेंट्स कराते हैं। इनके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजरमेंट्स को दिमाग में रखते हुए हम 5 बेसिक पैटर्न्स बनाते हैं। अब वो 5 सेट्स ऑफ जब बेसिक पैटर्न बन जाते हैं तो फिर इनको हम कैसे डिज़ाइन में ले जाते हैं, कोई भी डिज़ाइन सोच के उसके अकॉर्डिंग हम कैसे उसे मैनिपुलेट करके स्लैश एंड स्प्रेड करके हम नई डिज़ाइन बनाते हैं। फिर इसका कंजम्पशन ऑफ फैब्रिक निकालते हैं, तब जाके आपका पीएमटी जो है वो कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं, हम इसमें जब आपकी पीएमटी कंप्लीट होती है उसके बाद जीसी होती है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको बता रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी में हम क्या क्या कवर करते हैं। एम्ब्रॉयडरी आपका बेसिक एम्ब्रॉयडरी हम इनिशियल स्टेज पे समझाते हैं कि बच्चों को एटलीस्ट नीडल चलाना तो है। उसमें क्या होता है कि बेसिक स्टिचेस होती हैं, लाइक चेन स्टिच, रनिंग स्टिच, बैक स्टिच। तो ये हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है ना आपका, ये आपका बेसिक एम्ब्रॉयडरी का है। एंड दिस इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ बेसिक एम्ब्रॉयडरी। आफ्टर that when a student can understand what is the type of basic embroideries are, उसके बाद हम इसको स्ट्रेट एम्ब्रॉयडरी में कवर करते हैं। जैसे कि ये आपका है कशीदाकारी ऑफ कश्मीर, ये आपका चिकनकारी ऑफ उत्तर प्रदेश, चंबा रुमाल ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिंधी ऑफ कच्छ, एंड दिस इज़ योर फुलकारी पंजाब ऑफ
पंजाब की फुलकारी है, ये आपकी जरदोज़ी है जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये एक टाइप की पर्शियन आर्ट कही जाती है। फिर ये आपकी कसूती ऑफ कर्नाटका है, और ये आपका काथा ऑफ वेस्ट बंगाल है। ऐसे आपको तरह तरह की स्टेट एम्ब्रॉयडरीज कराई जाएंगी। इवन यू हैव टू क्रिएट सैम्पल्स ऑल्सो। ये जो भी हमारा काम दिख रहा है ये हमारे बच्चों का ही सारा काम है जिन्होंने बनाया हुआ है। नाउ वी कवर द ड्रेपिंग ऑल्सो। ड्रेपिंग इज़ अ टॉपिक जिसको लोग बोलते हैं सिर्फ साड़ी ड्रेपिंग। नो, ड्रेपिंग कैन बी मैनिपुलेटेड इनटू 2 सेक्शंस। लाइक हम ट्रेडिशनल ड्रेपिंग को अलग पार्ट में रखते हैं और मॉडर्न ड्रेपिंग को अलग पार्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स यूज़ हुई हैं ये टाइप ऑफ मॉडर्न ड्रेपिंग है। ट्रेडिशनल ड्रेपिंग में क्या होता है, साड़ी ड्रेपिंग आती है, लुंगी ड्रेपिंग आती है, शरौंग ड्रेपिंग आती है, ठीक है, धोती ड्रेपिंग आती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनली पहनी जाती थी और पहनी जा भी रही हैं, ये कभी नहीं जाएंगी। लेकिन अब इसको हम नए फॉर्म में क्या कर सकते हैं, तो इससे हम कुछ चीज़ें ऐड करके हम ड्रेपिंग की साड़ीज़ बना सकते हैं। जैसे कि शिल्पा शेट्टी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ड्रेपिंग साड़ी। तो उसमें क्या होता है, वो स्कर्ट की तरह से बनी होती है, उसमें फिर आपके ड्रेप्स ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रेपिंग टेक्निक है जिसको हम पिन से अटैच करते हैं ऑन टू डमी आपका फाइनल। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ड्रेपिंग भी पैटर्न बना रही है, ड्रेस बना रही है, और पीएमटी भी ड्रेस बना रही है। तो ड्रेपिंग और पैटर्न मेकिंग में डिफरेंस क्या है? पैटर्न मेकिंग विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑन टू ब्राउन पेपर होती है, और इसमें जो है इंस्टेंट आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसको आपको पैटर्न बनाने के बाद, कट करने के बाद, स्टिच करने के बाद मिलता है। बस ड्रेपिंग में आपको जो भी आप सोच रहे हैं उसको आपको इंस्टेंट डिज़ाइन आपको मिल जाती है। जो भी आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि वो 3D फॉर्म में है और वो डमी पे ड्रेप हो रही है, पिन्स की हेल्प से बनाया जाता है। मेन बच्चों के लिए तो ये बेसिकली ये मसलिन पे ही पैटर्न बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन कराते हैं। जब आपका ड्रेपिंग और पैटर्न मेकिंग दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे मार्केट में जाके हम फैब्रिक सोर्सिंग करते हैं, क्या कपड़ा ख़रीदना होता है, कितना कपड़ा ख़रीदना होता है, ये हम कंजम्पशन निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको फिर यहाँ पे आके ले डाउन करके उनको पैटर्न्स रख के उनको कट करते हैं, स्टिच करते हैं। स्टिच करने के सारे प्रोसेस लाइक फिनिशिंग टचेस तक, ट्रिमिंग, बटन्स एंड ऑल दैट करके फिर बच्चे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट जब हो जाता है तो फ़ोटोशूट कराते हैं। दीज आर और बाय प्रोडक्ट विच इज़ स्टिच्ड बाय आवर स्टूडेंट। दिस इज़ योर फैशन कैड। अगर कोई बच्चा ऐसा है, फैशन कैड इज़ अ पार्ट ऑफ योर फैशन मास्टर्स कोर्स, बट इसको कुछ बच्चे लोग अलग से भी कर सकते हैं फैशन कैड। बट इन मास्टर्स वी गिव यू 2 सॉफ्टवेयर्स विच इज़ Adobe Illustrator and another is Photoshop। तो इसमें क्या है कि आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो पैटर्न के रूप में, तो आप वो पैटर्न बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ़ टूल्स। और उसके बाद आप कुछ इलस्ट्रेशंस बना के ड्रेप्स करके, मतलब जो भी चीज़ें आपने इलस्ट्रेशन में मैनुअली की थी वही सारी चीज़ें आपको डिजिटली करनी होगी, क्योंकि आजकल डिजिटल का ही ज़माना है। एंड दिस इज़ अ डिमांड ऑफ एज अ डिज़ाइनर आई कैन से, then this is a demand where you have to make your patterns, your flat sketch, then your body sketches. After that you can work in the projects also, and this is the range where you see, and this is the product. रिसेंटली हमारे बच्चों ने टाइम्स ऑफ इंडिया फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारे बच्चों ने स्केचेस बनाए। उनको फिर स्केच बनाने के बाद अब यहाँ पे ना बच्चों ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, लाइक कि स्केच बनाना, लाइक एक लिमिटेड टाइम में 1 मंथ में जैसे उन्हें स्केच भी बनाना है, उन्हें उनके लिए फैब्रिक बेस सेलेक्ट करना है, रिसोर्सिंग भी करनी है, स्टिचिंग भी करनी है, ट्रिम्स भी करने हैं, आयरनिंग भी करनी है, और एट द एंड उन्हें जाके ट्रायल और फिट कर जाके चेक करवाना है कि कैसे वो वहाँ पे मॉडल्स पे सेट हो रहा है। उसके बाद जब ये ग्रीन रूम में काम करते हैं, लाइक कि कैसे मॉडल को पहनाया जाता है, कैसे कैसे उस पर ध्यान दिया जाता है, कैसे हमें फिर एट द इंस्टेंट हमें कौन सी चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए, इंस्टेंट डिसीजन लेना हो। तो ये एक एक्सप्लोर करने का तरीका है कि आपको एक नया ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप अपनी ड्रेस को ऑन टू रैम दिखा रहे हैं इतनी एफर्ट्स के बाद। तो दैट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर आवर स्टूडेंट्स।
उससे पहले हमारा अपना एक काम्या फ़ैशन शो हुआ था जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत सारी थीम्स पे काम किया था और इन थीम्स में उन्होंने लाइक फ्रिल्स पे काम किया, पेंटिंग्स में काम किया और लाइक दिस वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। अदर एक्टिविटीज़ में भी लाइक होंग का हमारा एक ऐसे समझ लो कि प्रेजेंटेशन था। होंग एक इवेंट था जिसमें हमारे बच्चों ने हाउ टू यूज़ वेस्ट मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू अ न्यू डिज़ाइन and they have to represent instant onto RAM also, so they were very happy to for getting this advantage. Few people has used poly bags, few people has used that non-woven bags material, and other one foam, प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉइल। तो इन सबको यूज़ करके ना पेपर ऑल्सो, तो इन सबको यूज़ करके इन्होंने जब ड्रेस बनाई और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया तो दे गेट वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन डू एनी थिंग। एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हम वीकली और मंथली हम वर्कशॉप करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें बच्चों को ये समझ में आता है कि इस कोर्स में कोर्स करने के अलावा भी अदर बेनिफिट्स हैं। लाइक स्टाइलिंग की वर्कशॉप होती है और कोई भी पेंटिंग की वर्कशॉप हो रही है, एम्ब्रॉयडरी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और सोर्सिंग कराने के लिए हम मार्केट में जा रहे हैं। फैब्रिक सोर्सिंग हो रही है जिसको हम ले जाते हैं। अगर कोई काम है बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो हम फैब्रिक सोर्सिंग पे ले जाएंगे और बताएंगे ये फैब्रिक ऐसा है, इसकी विड्थ ऐसी है, इसको ख़रीदना चाहिए, आपके डिज़ाइन पे जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके अलावा हम डिज़ाइनर हाउसेस विज़िट भी कराते हैं जिसमें वो किस मेथड पे काम करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है और हमें कौन कौन सी फॉल्ट्स नहीं करनी चाहिए, हमें उससे क्या सीखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। उसके अलावा अदर इवेंट्स भी, जैसे लास्ट टू लास्ट हमारे बच्चों ने प्रगति फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है NGO जिसमें उन्होंने हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी कि वो डिज़ाइनर के अंडर में जाके डिज़ाइन सीखें एंड उससे कुछ इन्वेंट करें और फिर उसको साथ अपने रैम्प पे चढ़े तो वॉक करें। तो उसमें क्या हुआ कि दे आर यूजिंग द मटेरियल ओनली अबाउट साड़ी से उन्होंने बॉटम वेयर बनाया, साड़ी से उन्होंने लहंगे बनाए, साड़ी से उन्होंने ड्रेसेस बनाई, तो साड़ी का रूप ही चेंज कर दिया था। तो ये इस टाइप की हम इंटर्नशिप भी कराते हैं। इवन अगर जब बच्चों ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक एक्टिविटी के रूप में, एक प्रोजेक्ट के रूप में एक डिज़ाइनर को कैसे काम करना चाहिए फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, दे हैव टू गिव द प्रोजेक्ट वर्क। तो जिसमें वो इंस्पिरेशन भी खुद लेंगे, उसमें वो रिसर्च भी खुद करेंगे, उनको फैब्रिक कौन सा लेना है, कौन से एम्बेलिशमेंट करने हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कहाँ से सोर्सिंग करनी है, कैसे पैटर्न कट करना है, कैसे फैब्रिक कट करना है, कैसे स्टिच करना है, एट द एंड कैसे उसका प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के बाद उसका फ़ोटोशूट कराना, उसका फिनिशिंग टच देने के बाद उसका फ़ोटोशूट कराना है। तो दीज ऑल आर डन in our institute. Thank you so much for listening. Thank you. Bye bye.